अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रेल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, इस मरतबा जनाब अमरीका और ईरान के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो मैं वीलॉग के अगले हिस्से में आपको दूंगा। सबसे पहले ज़रा पाकिस्तान से रिलेटेड खबरें जो है वो शामिल करेंगे और वो आपके साथ शेयर करेंगे। और एक बड़ी ही खौफनाक खबर, अगर ये खबर आप जब सुनेंगे, बल्कि मैं चाहूँगा ये मैं वीलॉग के बिल्कुल आखिर में जाके देने लगा हूँ, पहले से बता रहा हूं कि बच्चे उसे ना सुने। मैं नहीं चाहता, क्योंकि बहुत ही वो खौफनाक और हैबतनाक किस्म की ये खबर है। बच्चे उसको ना देखें। तो अगर मेरा वीलॉग इस वक्त आसपास आपके वहाँ पे कोई बच्चे बैठे हुए हैं, तो जब ये वीलॉग अपने कोई 16वें 17वें मिनट तक पहुंचेगा ना, उसके बाद ज़रा बच्चों को हटा दीजिएगा, क्योंकि खबर बड़ी खौफनाक है। अच्छा जी, सबसे पहले लेकिन ज़रा पाकिस्तान से रिलेटेड खबरें। मैंने कल अपने एक वीलॉग के अंदर जो है वो इस बात का इजहार किया था कि जनाब पंजाब हुकूमत की एक नाअहली है कि जिसमें उन्होंने ये जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाए थे और ये जो जगह जल्दी बंद करने के हवाले से जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें उन्होंने खेलों की मुख्तलिफ चीज़ें, जिसमें मिसाल के तौर पे स्नूकर है, पैडल है, जिम्स हैं, इंडोर क्रिकेट के जो है वो आउटलेट्स हैं, उनको भी बंद करना शुरू कर दिया था। और वहाँ पे एक अजीब दिहाड़ीबाजी का काम, दिहाड़ीबाज जो है वहाँ पे आना शुरू हो गए थे। पुलिस की जानिब से जो है वो रिश्वत डिमांड की जाने लगी थी। कहीं पे 10,000 15,000 जो है वो ये वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। तो मैंने दरख्वास्त की थी कि जनाब बराए मेहरबानी इसके ऊपर नज़र षानी करें और इस चीज़ को ख़त्म करें। लोगों को खेल कूद की एक्टिविटीज़ जो है कम से कम उससे उसको तो इस्तिस्ना दें, ताकि वो जाके खेल कूद सकें। तो आई एम ग्रेटफुल कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट का ये नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं सामने आ गया है। और अब इन खेलों की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इस्तिस्ना दे दिया गया है। और इसके साथ साथ IT कंपनीज और कॉल सेंटर्स, उन्हें भी जो है वो इस्तिस्ना दे दिया गया है। कॉल सेंटर्स का तो ख़ास तौर पे इसलिए भी बनता था क्योंकि ज़्यादातर कॉल सेंटर्स जो होते हैं वो अमेरिका को या जो वेस्टर्न साइड है उसको डील कर रहे होते हैं, और वहाँ पे दिन का वक्त होता है जब यहाँ पे रात होती है। तो अच्छी बात है। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें, मैं फिर बार बार हैरान होता हूँ कि ये पहले क्यों नहीं इसको फोकस किया जाता। मतलब पहले से ही आपको पता होना चाहिए कम से कम इन जगहों के ऊपर। हाँ, वो ब्लैंकेट स्वीप ना मार दिया करें। अपने बाबू जो वहाँ पे मौजूद होते हैं उनसे कहा करें ज़रा एक दफ़ा सोच लिया करें, आपका जो एक जो कलम, आपकी जो जुम्बिश होती है ना, इसकी वजह से कितना नुकसान हो जाता है लोगों का। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, शुक्र है कि अब ये सारे सिलसिला हो गया। तो अगर आप पैडल कोर्ट ओनर हैं, जिम के ओनर हैं, स्नूकर क्लब्स के ओनर हैं या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के ओनर हैं, एक धेला नहीं आप लोगों ने देना पुलिस वालों को। और मैं यहाँ पे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कह दूं कि अगर आपके पास अब कोई पुलिस वाला आया और उसने रिश्वत मांगी, ज़रा उसकी वीडियो फुटेज बनाइएगा और वीडियो फुटेज बना के ज़रा मुझे भेज दीजिएगा। नीचे अपना, मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ना अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा, हम आपको भेजेंगे अपना ईमेल एड्रेस आपकी ईमेल के ऊपर, और उसके बाद सेंड मी दैट फुटेज, हम उसको प्ले करेंगे यहाँ पे। इनफ इज़ इनफ। ये रिश्वत का जो बाजार गर्म हो जाता है ना, ये आई विल नॉट टॉलरेट दिस। मैं इसको तो हर सूरत एक्सपोज करूँगा। अच्छा जी, इसके अलावा नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मारूफ आलम दीन और साबिक MPA शेख अल हदीस मौलाना इदरीस जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या अतमानजई के इलाके में पेश आया, जहां नामालूम हमलावरों ने मौलाना इदरीस की गाड़ी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि उनके साथ मौजूद 2 गनमैन जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। हुकाम का कहना है कि मौलाना इदरीस की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि वाक़े की मज़ीद तहकीकात जो हैं वो जारी हैं। इसके साथ साथ इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुँच गई हैं। ताहम ताहाल किसी की भी जो है वो मुलाकात अभी तक जो है वो नहीं हो सकी है। सलमान अकरम राजा साहब ने, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, अदालत के हुक्म के तहत मैं इस वक्त बुशरा इमरान खान साहिबा की बेटियों के हमरा अडयाला जेल के बाहर हूँ। फरवरी से बेटियों की मंगल को अपनी वालदा से मुलाकात नहीं हुई। इस दौरान आंख के ऑपरेशन के बाद बेटियों को हंगामी तौर पर तलब किया गया। हमारी दरख्वास्त पर सुपरिटेंडेंट अडयाला की कल अदालत हाजिरी है। अलीमा खान साहबा ने ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने कहा, PTI क़यादत, अब वक्त आ गया है जब इमरान खान को आपकी ज़रूरत है। KP और पंजाब असम्बलियों के सैकड़ों मुंतखब अरकान, सेनेटर्स, MNAs और MPs की अडयाला में मौजूदगी का असर बहुत बड़ा होगा। ये इस हुकूमत पर जो इमरान खान का मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आई है ज़रूरी दबाव डालेगा, ताकि इमरान खान का इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इलाज मुमकिन बनाया जा सके। ये फौरी और ज़रूरी दबाव है ताकि डोगर कोर्ट इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्तों को सुने और उन्हें रिहा करे। पुलिस आमतौर पर इमरान खान के हामियों को गिरफ्तार करती है, ख़ानदान या मुंतखब नुमाइंदों को नहीं। हम इमरान खान के इन हामियों से अपील करते हैं जो ओहदेदार नहीं है कि आज अडयाला ना आएँ। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि जनाब जो कारकुन हैं वो ना आए, लेकिन ओहदेदार जो हैं वो बड़ी तादाद में वहाँ पे आए। लेकिन उल्टा हिसाब हो रहा है, ओहदेदार शुहदेदार कोई नहीं आए। और अलीमा खान साहबा कह के थक गई कि बराए मेहरबानी वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि अगर आप आएंगे तो इससे बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन बिल्कुल वैसा ही सूरत हाल है जो पहले से चलती आई है। अलीमा खान साहबा की कोई नहीं सुन रहा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अजीब एक टूट फूट का जो है वो एक सिलसिला जो है वो जारी है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के इलाज अहल खाना तक रसाई की इजाज़त के लिए इमरान खान की फैमिली ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की गर्ज से पार्टी की आदत से अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे होने का मुतालबा किया। ताहम बानी की बहनों ने इस बात पर भी अपनी नाराज़गी का इजहार किया कि पार्टी क़यादत ने इस हवाले से काफ़ी इकदाम नहीं किए हैं। इमरान खान की बहन नौरीन खान ने PTI के अरकान पार्लियामेंट पर वाज़ेह मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि वो पार्लियामेंट के अंदर से खातिर खा दबाव डालने में नाकाम रहे। जो लोग असेंबलियों में हैं वो इमरान खान के वोटों से आए हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। हम वो नहीं कर सकते जो वो पार्लियामेंट के अंदर कर सकते हैं। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान समेत सियासी इत्तेहादों के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम सियासी मामलात में शामिल नहीं, हमारा वाहिद मुतालबा भाई तक रसाई है। पार्टी और इत्तेहादी उनके तिब्बी इलाज के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें। नौरीन खान ने कहा कि ख़ानदान पार्टी के रद्द-ए-अमल से बदस्तूर मायूस है, लेकिन उम्मीद है कि PTI की आदत इस बार अलीमा खान के अपील का जवाब देगी। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं और हम ऐसा करते रहेंगे। हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। उन्होंने बहनों महमूद खान चकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की मुलाकात को गैर रस्मी चाय की महफिल करार देते हुए कहा कि इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं था। मामला जो है वो जू के तू है और अब बहनें जो हैं वो खुल के, मतलब पहले मुझे पता था इस बात का कि आपस में इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन अब वो खुल के जो है वो पार्टी की आदत के ऊपर भी अब तनकीद कर रही हैं और कि जी हम इनसे मायूस हो चुके हैं, इनसे कुछ नहीं होना। लेकिन दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जनाब कलम छोड़ हड़ताल का जो है वो ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा है कि अगर 5 मई तक उन्होंने फ्री ट्रायल नहीं किया, केसेस नहीं लगाए और इस जुल्म जबर रवा रखा तो 6 मई को हम कलम छोड़ हड़ताल कर देंगे। यानी अगले 24 घंटे में जो है ये कलम छोड़ हड़ताल जो है वो शुरू हो जाएगी पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा जी कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जिस बंदे के हाथ में कलम होगा वो अपना कलम नीचे गिराएगा, कोई भी 6 मई को कलम नहीं उठाएगा। विफाक की जानिब से सूबे के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है। NFC अवार्ड बिजली गैस में सूबे के साथ दानिस्ता इम्तियाजी सलूक किया गया है। अब इसके दो रुख होते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कोई भी जब आप एक सियासी कॉल देते हैं ना, चाहे वो जलसे की हो, जुलूस की हो, एहतजाज की हो, धरने की हो, हड़ताल की हो, तो आप दे तो देते हैं, लेकिन अगर वो पूरी ना होना तो ये बैकफायर करता है। अब इन्होंने कहा कि जी कलम छोड़ हड़ताल जो है वो पूरे पाकिस्तान में है, नॉट जस्ट खैबर पख्तूनख्वा। उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान में है। तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आप किस तरह इंश्योर करेंगे कि वो कलम जो है वो नीचे छोड़ देंगे? वहाँ पे तो खैबर पख्तूनख्वा में तो चलें आपकी हुकूमत है ना, आप खुद ही वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन को कह दें कि जनाब छाड़ दो, काम नहीं करना जी आज, तो वो तो चलें समझ आती है। लेकिन बाकी क्या करेंगे? बाकी तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ये हड़ताल जो है इतनी मुमकिन हो पाएगी। डॉन ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। उसकी हेडलाइन है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉडी स्टिर्स अप बैड ब्लड इन PTI। अब हुआ यह है कि पंजाब कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से, और उसके बाद आपस में रहनुमाओं के इख्तलाफात जो है वो सामने आ गए हैं। पहले मुझे तो भूल गया, यकीन करें, मैं बार बार याद करने की कोशिश करता हूँ आजकल कितनी लड़ाई कितना हो रही है, इतनी घिचमिच हो गई कि याद ही नहीं रहता। खैर 5 रुकनी कमेटी बेसिकली जनाब बनाई गई है और कल यानी कि पीर वाले दिन जो है वो इसका नोटिफिकेशन किया गया और सलमान अकरम राजा साहब ने इसका नोटिफिकेशन किया। और बेसिकली 9 मई 2023 के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने वाले अमजद खान न्याजी को इस कमेटी का कन्वीनर जो है वो नामजद कर दिया गया है। ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले आलिया हमजा साहिबा जो थी वो चीफ ऑर्गेनाइज़र थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की, लेकिन अब वो अरेस्ट हो चुकी हैं। तो उनके अरेस्ट होने के बाद जो है अब ये कमेटी तश्कील दे दी गई है और इसमें अमजद खान न्याजी साहब को कन्वीनर बनाया गया है। अमजद खान न्याजी साहब के ऊपर सबसे ज़्यादा तकीद पार्टी के अपने अंदर से हल्कों से, मुख्तलिफ हल्कों से हो रही है कि जनाब ये तो 9 मई के बाद पार्टी छोड़ के चले गए थे, तो इनके हवाले पंजाब जो है वो किस तरह किया जा सकता है। डॉन के मुताबिक जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि न्याजी के साथ नईम हैदर पंचोता साहब, शौकत बसरा, अली इजाज बुटर और मेहर अब्दुल सत्तार जो है वो भी कमेटी का हिस्सा होंगे। और इसके साथ साथ कमेटी की जिम्मेदारियों में इंतखाबात की मनसूबाबंदी और तैयारी को मरबूत करना, पार्टी तंजीम को हर सतह पर मुकम्मल करने की निगरानी, पार्टी की तमाम झेली विंग्स की सरगर्मियों को हम आहंग करना, इलाकाई क़यादत को मशवरा देना और सूबे में सियासी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी और निगरानी शामिल है। इसके अलावा कमेटी को कैदियों की फलाह बहबूद की निगरानी और अदालती मुकदमात में कानूनी मुआवनत फराहम करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी को अपनी हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट सेक्रेटरी जनरल को पेश करना होगी। सराय के मुताबिक सलमान अकरम राजा और फिरदौस शमीम नकवी के दरमियान इख्तलाफात भी इस नोटिफिकेशन के पस मंजर में हैं, तो यहाँ भी लड़ाई हो गई है। सलमान अकरम राजा साहब की जो है इससे पहले अलीमा खान साहिबा के साथ खिटपिट हुई थी, बेस्ट गौहर के साथ ऑलरेडी खिटपिट हो चुकी हुई है माजी के अंदर, और अब यहाँ पे फिरदौस शमीम नकवी साहब उनके साथ भी इख्तलाफात जो है वो सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ
बताया गया है कि जी अमजद खान न्याजी की शमूलियत पार्टी कारकुनों में गैर मकबूल बताई जा रही है और हाल ही में इस मामले पर सलमान अकरम राजा और फिरदौस शमीम नकवी के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है। इस जरिए के मुताबिक नकवी ने इल्ज़ाम लगाया कि जब से राजा ने लाहौर में पीटीआई की क़यादत तब्दील की है, शहर सियासी तौर पर गैर फ़ाल हो गया है। अगले ही दिन सलमान अकरम राजा ने यह नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। एक और सीनियर रहनुमा ने कहा कि इस नोटिफिकेशन के पीछे एक तवील कहानी है जिसने पार्टी में मजीद तकसीम पैदा कर दी है। ताहम रहनुमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब में पीटीआई को सदर या चीफ ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इमरान खान की जानिब से नामजद इलाकाई सदूर पहले ही मौजूद हैं और वो मरकज़ी क़यादत को जवाबदेह हैं। ताहम ये नोटिफिकेशन अचानक फिर भी जारी कर दिया गया। सलमान अकरम राजा साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जून 2025 में इमरान खान ने जनाब अमजद न्याजी को पूरे मुल्क के लिए अपना खुसूसी सियासी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। मुझे उम्मीद और एतमाद है कि अमजद न्याजी साहब और पंजाब कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनके रफ़िका नाहक सज़ाओं और गिरफ्तारियों से पैदाशुदा खला को बखूबी पुर करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सबसे बड़ा फुकदान ही यही है कि पार्टी के पास कोई डायरेक्शन नहीं है और मैं समझता हूं कि डायरेक्शन ना देने के जिम्मेदार बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली नाम लेके जो है उन्होंने तनकीद की है कि जी हम इनके बारे में समझते हैं कि ये इनका सारा कसूर है। इसके साथ साथ डॉन ने, हमने पिछले व्लॉग में भी गालिबन बात की थी वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के हवाले से, तो उसके हवाले से ये खबर पहले आ रही थी कि जनाब इमरान खान साहब का भी एक अपार्टमेंट जो है वो वहाँ पे मौजूद है। डॉन ने अब ये रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब का यहाँ पे अपार्टमेंट होता था, लेकिन 2022 के अंदर जो है वो ये अपार्टमेंट जो है वो अब बेच चुके हैं और शाहिद नसीर नामी शख्स को जो है उन्होंने ये अपना अपार्टमेंट जो है वो बेच दिया है। लेकिन कंट्रोवर्सी इस बात के ऊपर ये है कि इमरान खान साहब ने इस अपार्टमेंट के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिया था, जबकि एलिजिडली, जारी बात है ये इल्ज़ामात हैं कि शायद उस वक्त उस अपार्टमेंट की वैल्यू तकरीबन कोई 9 करोड़ रुपए थी, लेकिन इमरान खान साहब ने शायद सिर्फ 1 करोड़ रुपए जो है उसकी पेमेंट की है और इसकी वजह से उनका नाम भी जो है वो बार बार आ रहा है कि चेक किया जाना चाहिए कि ये इन्होंने पेमेंट किस तरह की है 1 करोड़ रुपए, और क्या इनको अंडर वैल्यू करके डिलिबरेटली जो है वो अपार्टमेंट बेचा गया, जब अगर उस वक्त मार्केट प्राइस 9 करोड़ थी तो 9 करोड़ की चीज़ 1 करोड़ में जो है वो किस तरह बिक गई। खैर अब यहाँ पे तो मतलब अगर आपकी चीज़ है तो जाहिर बात है ये किया जा सकता है, लेकिन क्या इसके बदले में उन्हें कोई फेवर्स भी दिए गए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अलबत्ता दूसरी जानिब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेटी और उनके शौहर को पंजाब साफ पानी कंपनी में मुबैना बेज़ाब्तियों के केस में बेगुनाह करार दे दिया। इंसदाद बदउनवानी की अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि राबिया इमरान और उनके शौहर अली इमरान यूसुफ इस केस में मुलविस नहीं पाए गए और क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत जो है वो मौजूद नहीं था। इसके साथ साथ सलमान गनी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दुनिया ग्रुप से उनका ताल्लुक है, उन्होंने एक तजिया दिया है। उन्होंने कहा मुल्क के सियासी मंजरनामे में ये खबरें सामने आ रही हैं कि ईद के बाद 28वीं तरमीम लाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अगरचे हुकूमती हल्कों की जानिब से इसकी वाज़ेह तरदीद सामने आ चुकी है और उनके मुकाबले फ़िलहाल ऐसा कोई मनसूबा हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं है, लेकिन जो लोग सियासी हालात पर नज़र रखते हैं वो बार बार इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में एक ऐसी दस्तावेज़ तैयार हो चुकी है जिसमें 28वीं तरमीम की बुनियाद पर बहुत सी सियासी और कानूनी तब्दीलियों पर मुकम्मल होमवर्क किया जा चुका है। इसमें बिलखुसूस नेशनल फाइनेंस कमीशन और 18वीं तरमीम के बहुत से मुंदरजात में तब्दीलियाँ भी शामिल हैं। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम पर अपने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है और उनके बकौल वो सूबाई खुद मुख्तारी पर कुछ समझौता नहीं करेगी। ये खबर भी मौजूद है कि 28वीं तरमीम की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत के दरमियान खुलकर इख्तलाफात भी सामने आए हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ अरसे से सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सियासत में खामोशी भी देखने को मिल रही है। यह भी देखना होगा कि पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम की बुनियाद पर किस हद तक सियासी समझौता करती है और अगर वो समझौता नहीं करती तो उसकी मुज़ाहमत किस हद तक होगी और वो किस हद तक वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी होगी। ये खबर भी सामने आई है कि पीपल्स पार्टी को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि वो 28वीं तरमीम पर वफाकी हुकूमत के साथ ताउन करे और उनके जायज़ मुतालबात को हल किया जाए। लेकिन अगर इसके बरक्स पीपल्स पार्टी खुलकर 28वीं तरमीम पर तनकीद करती है या उसकी मंजूरी में रुकावट पैदा करती है तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए वफाक और सिंध की सतह पर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स कमिंग हेड फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के अरकान से जनाब 2 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो मांग ली है। ज़राए के मुताबिक ख़ास तौर पर दूसरे साल के आखिरी 3 माह से मुतल्लिक रिपोर्ट मांगी गई है। ज़राए के मुताबिक इम्कान है बजट के बाद मुमकिन तौर पर नए चेहरे वफाकी काबीना में आपको नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर रजब भट्ट का नाम जनाब एग्जिट कंट्रोल पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज ने रजब भट्ट का नाम PCL से निकालने के लिए केस का 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया कि मुतल्लिका इदारे दरख्वास्त गुज़ार का नाम फौरी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालें। कोई और कानूनी रुकावट या किसी मजाज अदालत का हुक्म ना हो तो वो नाम PCL से जो है वो खारिज कर दिया जाए। इसके अलावा अब ज़रा कुछ ईरान और अमेरिका के हवाले से बात करते हैं। बाकर कलेबाफ जो स्पीकर हैं ईरानी पार्लियामेंट के,
उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा आपने हुर्मुज़ की नई सूरत हाल अब मुस्तहकम होने के अमल में है। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और नाकाबंदी मुसल्लत करके जहाज़ रानी और तवानाई की तरसील के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरे में डाल दिया है। अलबत्ता उनकी बदनीयती जल्द कमज़ोर पड़ जाएगी। उन्होंने कहा हम बखूबी जानते हैं कि मौजूदा हालात का बरकरार रहना अमेरिका के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, जबकि हमने तो अभी आगाज़ भी नहीं किया। अब्बास इराक़ची जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा आपने हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि सियासी बुरहान का कोई फ़ौजी हल मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की संजीदा सफारती कोशिशों के बायस मुज़ाकरत में पेशरफ्त हो रही है, ताहम अमेरिका को चाहिए कि वो बदख्वाहों की जानिब से किसी नए दलदल नुमा तनाज़े में घसीटे जाने से होशियार रहें। इसके साथ साथ एक और ख़बर यह है कि जनाब मशरक़ वस्ता में CNN ने रिपोर्ट किया कि मशरक़ वस्ता में अमेरिका के आला फ़ौजी कमांडर्स ने कहा है कि प्रोजेक्ट फ़ीनम के पहले दिन, जो कि आपना हुर्मुज़ के ज़रिए बहरी आमदोरफ्त को दोबारा बहाल करने के लिए अमेरिकी फ़ौज का मनसूबा है, वो अब तक उन्होंने कहा कामयाब रहा है। आज़ाद तज्ज़ियाकार अलबत्ता ज़्यादा मोहतात हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी तहफ़्फ़ुज़ में सिर्फ 2 अमेरिकी परचम बरदार जहाज़ ही आपने हुर्मुज़ से गुजर सके और जंग से पहले की तरह रोज़ाना 120 या इससे ज़्यादा जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करना एक मुश्किल हदफ लगता है, ख़ास तौर पर अगर ईरान ताउन ना करे। इसके साथ साथ जनाब हैकर्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात की फजीरा बंदरगाह के खिलाफ साइबर ऑपरेशन करके लाखों खुफिया दस्तावेज़ात चुरा ली। ईरानी मीडिया का दावा है कि हैकर ग्रुप हंजल्फा ने UAE के फुजैरा बंदरगाह के खिलाफ साइबर ऑपरेशन किया। साइबर ऑपरेशन में शिपिंग, मालियात और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक 4,30,000 से ज़्यादा खुफिया दस्तावेज़ात जो हैं वो निकाल ली गई। इन खुफिया दस्तावेज़ात को फुजीरा में टारगेटेड हमलों में मुआवनत के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब इसके साथ साथ अमेरिकन इंटेलिजेंस के जायज़ों के मुताबिक जनाब ईरान को एटमी हथियार बनाने में दरकार वक्त गुज़िश्ता मौसम गर्मा के बाद से तब्दील नहीं हुआ है, जब तज्ज़ियाकारों ने अंदाज़ा लगाया था कि अमेरिका इजराइल हमले ने इस मुद्दत को तकरीबन 1 साल तक पीछे धकेल दिया है। तो वो ये समझते हैं कि जनाब आज भी सूरत हाल जो है वो वैसे की वैसी ही खड़ी है। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर के मुताबिक भारत से अब ज़रा एक ख़बर शामिल करते हैं, और भारत में ख़बर यह है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुक्मरां हिंदू कौम परस्त जमात BJP ने तवील अरसे से अपोजिशन का गढ़ समझी जाने वाली रियासत मगरबी बंगाल के इलेक्शन में पहली मरतबा फतह हासिल कर ली है। ये मगरबी बंगाल का जो इलाका है ये ममता बनर्जी का इलाका है। ममता बनर्जी जो है वो नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी क्रिटिक और अपोजिशन लीडर रही हैं, और वो इस सूबे के ऊपर पिछले 15 साल से जो है वो राज कर रही थी। लेकिन अब जब वहाँ पे स्टेट इलेक्शंस हुए हैं तो वहाँ पे BJP ने कामयाबी समेट ली है, और कम से कम 124 294 में से 124 नशिस्तें वो ऑलरेडी जीत चुकी हैं, जबकि 83 के ऊपर जो है वो उसे ऑलरेडी बर्तरी हासिल है। और ये मोदी की जमात जो है वो उसने पहली दफ़ा ये बंगाल के अंदर जो है मगरबी बंगाल में जो है वो अपनी हुकूमत वो कायम करने जा रहे हैं। ममता बनर्जी जो हैं वो उनको दीदी के तौर पे भी जो है वहाँ पे पुकारा जाता है आम तौर पे, मतलब वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो उनको इस नाम से भी पुकारते हैं, और उन्हें कंसिडर किया जाता था, उन्हें और राहुल गांधी को, कि ये सबसे बड़े लीडर्स हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने अलबत्ता इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा आसाम एंड बंगाल आर क्लियर केसेस ऑफ इलेक्शन बीइंग स्टोलन बाय द BJP विद द सपोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन। वी एग्री विद ममता जी, मोर देन 100 सीट्स वर स्टोलन इन बंगाल, वी हैव सीन दिस प्लेबुक बिफोर। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, लोकसभा 2024। उन्होंने कहा जनाब 100 सीटें जो हैं वो कम से कम हमारी चोरी की गई हैं, और हमने ये पैटर्न देखा है मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी, और 2024 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसके अंदर भी हमने ये देखा था कि इलेक्शन जो हैं वो चोरी किए गए हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं उस खौफनाक खबर के ऊपर जो मैंने आपको शुरू में जिसका मैंने जिक्र किया था। अगर बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ गो आउट ऑफ द रूम, क्योंकि बड़ी ही खौफनाक किस्म की ये खबर है। और ख़बर यह है कि जनूबी अफ्रीका के अंदर जनाब वहाँ पर एक वाक़या पेश आया, और वहाँ का एक लोकल बिजनेसमैन था जो बेसिकली कई दिनों से जो है वो लापता हो चुका था। उसके बाद पुलिस की जानिब से जो है वहाँ पे एक बड़ी तवील किस्म की वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है वो किया गया, और करते करते मगरमच्छों का एक झुंड जो वहाँ पे मौजूद था उसमें से एक मगरमच्छ को जो है आइडेंटिफाई किया गया, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो उसे जो है वो स्पॉट किया गया, और उसके बाद ये फैसला किया गया, शक पड़ा, कैप्टन यूहान पोटगेटर, उन्हें इस बात का शक पड़ा कि जनाब ये जो मगरमच्छ है ना ये उस बिजनेसमैन को निगल चुका है, ये खा चुका है। उसके बाद उस मगरमच्छ को जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए उसे गोलियां मार के निशाना बनाया गया, उसे ऊपर से गोलियां मार के जो है वो मारा गया। उसके बाद ये तस्वीर आप देखिएगा, उसे रस्सी से बांध के उस मगरमच्छ को उस पौंड में से निकाला गया। निकालने के बाद उसको ले जा के उसका पेट चाक किया गया। जब उसका पेट चाक किया तो अंदर से जो है वो इंसानी बाक़ियात उसके पेट में से निकली।
और यानी पुलिस का जो शक था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। मुख्तलिफ जिस्म के टुकड़े जो है वो उसमें से निकले और उसी बिजनेसमैन की अंगूठी जो है वो भी उसके पेट से निकली। तो इससे पता लगा कि ये वही मगरमच्छ था। लेकिन सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, उसकी पेट में से 6 मुख्तलिफ जूतों के जोड़े भी जो है वो वहाँ से बरामद हुए। इसका मतलब है कि उसने सिर्फ एक से नहीं, एक से ज़्यादा अफराद को जो है वो निगल लिया हुआ था। तो ये बड़ा आदमखोर किस्म का ये मगरमच्छ था और ये स्टोरी बड़ी हैबतनाक और खौफनाक किस्म की ये स्टोरी है। 4.5 मीटर उसकी लंबाई बताई जाती है और लगभग 500 किलो उसका वज़न जो है वो बताया जाता है इस मगरमच्छ का, जिसे इस तरह जो है वो पकड़ा गया है। बहरहाल गैब्रियल बैटिस्टा उस जो लापता बिजनेसमैन था उसका नाम जो है बताया जाता है और पीर के रोज़ सैलाबी सूरत हाल के दौरान एक ज़ेरे आब पुल अबूर करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने होटल और बार तक पहुंच सके। ताहम इस दौरान उसकी गाड़ी पानी के तेज़ बहाव में बह गई और उसके बाद जो है उसकी लाश को ढूंढने का सिलसिला जो है वो जारी था, जब ये जाके फिर पता लगा कि जनाब शक हुआ कि शायद मगरमच्छ ने जो है उसे निगल लिया है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।